हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। आई एम शिवानी अग्रवाल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग आपका स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर है। हमने कंप्लीट आपका जो फर्स्ट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पूरी तरीके से हम फिनिश कर चुके हैं। आज के बेसिकली चैप्टर में हम कौन सा सिस्टम पढ़ने वाले हैं? आज के चैप्टर में हम लोग आपका पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वो हम आपका आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर ना गाइस देखो, बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है। तो आज के लेक्चर अराउंड 30 मिनट्स के आसपास का होगा। बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको कराऊंगी, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम इसके चैप्टर के डिटेल पे जाएंगे। वन मोर थिंग गाइस, आप लोगों की क्वेरीज आ रही है कि मैम आपने ना डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में एनसीईआरटी रीड आउट नहीं कराया है। सो डोंट वरी, उसके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी थी। होपफुली ना इसी वीक में मैं उसका एनसीईआरटी के लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें पूरा एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करूंगी, जो मैंने आपको पूरा थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाया है, जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं, ताकि आप उन नोट्स को एंड उस लेक्चर्स को एनसीईआरटी से रिलेट कर पाओ। ठीक है। और इस वाले चैप्टर में हम साइड बाय साइड पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको एनसीईआरटी से रीड करके समझ नहीं आएंगी। उसके लिए आपको पहले पूरा लेक्चर पढ़ना पड़ता है, बट इस वाले चैप्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हम साइड बाय साइड एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एज यू हैव रीड अर्लियर, जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कौन सी ऑक्सीजन, कौन सी गैस इनहेल करता है? ऑक्सीजन इनहेल करता है। एंड एक्सेल की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है। सो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to drive energy for performing various activities। अब इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा, हमारा जो फूड है वो फूड डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट का मतलब क्या था कि उस फूड को हमने कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट कर दिया। अब वो सिंपलेस्ट फूड आपकी सेल्स तक जाएगा, और सेल्स क्या करेंगी, उस सिंपलेस्ट फूड से एनर्जी बनाएंगी। अब वो एनर्जी बनाने के लिए ना, उस फूड को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी सेल्स को जरूरत होती है ऑक्सीजन की। इसलिए देखो, एक चैप्टर जो है ना, सारे के सारे आपस में रिलेट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कौन कौन सा कंपोनेंट फूड का कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, वो सारी चीजें हमने देखी। अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब उस डाइजेस्टेड फूड का हमें क्या करना है? उस डाइजेस्टेड फूड को हमें कहाँ तक लेके जाना है? अपने ब्लड तक लेके जाना है, बिकॉज ब्लड ही तो क्या करेगा, उस डाइजेस्टेड फूड को कहाँ तक लेके जाएगा? आपकी सारी सेल्स तक लेके जाएगा। अब सेल्स क्या करेंगी वहां पे? सेल्स आपकी उस डाइजेस्टेड फूड को, या फिर आप बोल सकते हैं उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगी, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करेंगी, और ब्रेक डाउन करा के वहां से क्या बनाएंगी? एनर्जी बनाएंगी, जिसकी आपने इक्वेशन पढ़ी भी होगी, C6H12O6 आपका ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 6CO2, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होते हैं, प्लस 6H2O प्लस ATP। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये वाला प्रोसेस आपका आता है किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर। क्यों हमें ऑक्सीजन की जरूरत है? क्यों हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं? आखिरकार ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड से हमें एनर्जी बनानी है। हम फूड किस लिए ले रहे हैं? एनर्जी के लिए ना। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? इसी तरह से कैसे मिलेगी? आपने जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप ब्रेक डाउन कराओगे, तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी मिलेगा। अब बच्चे यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि मैम हमने तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो जाता है। तो आप ना कभी कंपेयर करके देखना, जितना अमाउंट ऑफ एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में मिल रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब अभी मैं डिटेल में बताऊंगी, जिस रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक बोलते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको हम एनारोबिक बोलते हैं। तो दोनों प्रोसेस में ना एटीपी जो बन रहा है, एटीपी का अमाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक जगह बन रहा है 38 एटीपी, और एनारोबिक में बन रहा है सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो ज्यादा एटीपी किस में बन रहा है? एरोबिक में। तो हर एक हमारी बॉडी की सेल्स ये चाहती है कि उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिले, ताकि हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन होके अच्छी अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस कर पाए।
ये पूरा का पूरा इस चैप्टर का हमारा बेसिक है। अब देखो आगे, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन मैंने लिखा ना, इसी को बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। इस कैटाबॉलिक रिएक्शन में आप देख रहे हो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हो रहा है, जो कि CO2 क्या होता है, एक एसिडिक गैस होती है, तो ये हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन तो हमने इनहेल किया, अब जो यहाँ पे CO2 बन रही है, इस CO2 को हमें बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेल करना। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 has to be continuously provided to the cells। O2 हमें सेल्स को continuously प्रोवाइड करानी पड़ती है। एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, जो CO2 सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है, ये जो रिएक्शन है ना आपकी सेल्स के अंदर चल रही है, तो सेल्स के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, हमें उसको क्या करना है, सेल से बाहर निकालना है। सो इसी प्रोसेस को जब आप O2 का एक्सचेंज करा रहे हो फ्रॉम एटमोस्फेयर विद CO2 जो सेल से निकल रही है, CO2 आपकी सेल से प्रोड्यूस हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग इज नथिंग बट इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमोस्फेयर एंड सेल। सेल और एटमोस्फेयर के बीच में जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। एंड कॉमनली हम इसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, बिकॉज रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, वहां से CO2 निकल रही है। रेस्पिरेशन को इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। आप अपने चेस्ट पे हैंड प्लेस करके देखिए, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। तो जो चेस्ट है अप एंड डाउन आपको फील होगा, वो मैं अभी आपको एनिमेशन में बताऊंगी कैसे होगा। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो इसके इस इनहेल और एक्सेल की वजह से आपके चेस्ट में आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रॉपर मूवमेंट होता है। अब उस मूवमेंट में कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो सारा हमको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। हाउ डू वी ब्रीथ, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter। इस चैप्टर में हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है, ये पूरा हम इस चैप्टर के डिटेल में पढ़ेंगे। चलो आप लोगों को सबसे पहले ना एनिमेशन दिखाते हैं कि कैसे जस्ट मूव अप एंड डाउन होता है। चलो देखो, ये देखो आपको पहली एनिमेशन में क्या दिख रहा है, आपके जो लंग्स है एक बार एक्सपेंड हो रहे हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट एनिमेशन में दिख रहा है, अब बीच में यहाँ पे क्या है, हार्ट, तो दोनों लंग्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है आपका हार्ट। अब हार्ट सेंटर में प्रेजेंट है, देखो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, तो वो तो हार्ट वाला फंक्शन हम उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो हार्ट में जो आपकी थोरेसिक कैविटी है एक बार एक्सपेंड हो रही है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सेम आप सेकंड एनिमेशन में भी देख सकते हो। अब जैसे जैसे आपकी लंग्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, की वजह से आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब ये चीज क्लियर हुआ कि कैसे चेस्ट अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। जैसे ऑक्सीजन यहाँ से आएगी तो आपका ऑक्सीजन आएगी तो लंग्स एक्सपेंड करेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो लंग्स आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर ये वाली चीज, बताओ जल्दी से। चलो अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इस चैप्टर में बताती हूँ कि इस चैप्टर में आखिरकार पूरा चलता क्या है। सपोज करो एक डायग्रामेटिकली हम समझते हैं, ये एक ह्यूमन है, इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। ये इसका यहाँ पे नेजल चैम्बर, पूरी नेजल कैविटी हमने बना लिया, ये यहाँ पे इसका ट्रेकिया, एंड यहाँ पे मैंने बना दिए लंग्स। और बीच में ये आपका हार्ट यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, एल्वियोलाई। अभी मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके बना रही हूँ बिकॉज मैं एक प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ। उस प्रोसेस में एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या होता है इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने बना दिया एक आपकी बॉडी का सेल, सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा हम वो देखेंगे। अब जस्ट आपके जो लंग्स हैं इनके बिल्कुल बाहर प्रेजेंट होती है क्या, आपकी ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन आपका ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है पूरी बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन ये नहीं कि खुद से ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ब्लड में आपका मिक्स हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड के साथ मिक्स होगा, आपको पता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो वहां पे बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आपका ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा।
चलो पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर। देखो अब मैं लेबलिंग बताती हूँ। अब एटमॉस्फेयर से क्या आई, ऑक्सीजन आई, ये गई ऑक्सीजन बॉडी के अंदर यहाँ पे। तो ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई के अंदर आएगी। अब ऑक्सीजन कहां से कहां ट्रांसफर होगी, एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे आ गई आपकी ऑक्सीजन। फिर यहां से आपका रिटर्न में क्या आती है, आप रिटर्न में क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। मींस ऑक्सीजन इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो। जब ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, फिर इंस्पायरेशन। और जब आप ऑक्सीजन को एक्सेल करते हो उसको बोलते हैं हम एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। ये क्लियर हुआ पार्ट आपका। फिर इसके बाद ये है आपकी यहाँ पे एल्वियोलाई। अब यहां से ऑक्सीजन जा रही है तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां पे डिफ्यूज होगी, आपकी ब्लड कैपलरी के अंदर। तो इसको भी लिख लो, दिस इज योर ब्लड कैपलरी, ब्लड कैपलरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता था, डिफ्यूजन पता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इस डेफिनेशन को भी आप लोग लिख लो, व्हाट इज डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ gases from higher concentration to lower concentration। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की साइड गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना। अब आपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल किया तो आपकी ब्लड कैपलरीज के, सॉरी आपकी एल्वियोलाई के अंदर, दिस इज योर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी ना यहाँ पे, ये ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा। और ये है आपका टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा, टिश्यू के अंदर चलता है प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, C6H12O6 मींस आपका जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब आपके टिश्यूज के कांटेक्ट में भी क्या होता है, आपकी ब्लड कैपलरीज होता है। तो यहाँ पे भी मैंने एक बना दी ब्लड कैपलरी। आपको पता है ब्लड कैपलरीज तो आपस में सारी इंटरलिंक्ड होती हैं, तो ये वाली ब्लड कैपलरी इससे इंटरलिंक्ड है यहाँ पे। अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। अब खुद देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज करेगा। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है। तो मूवमेंट क्या होगा, हाई से लो होगा ना। तो ब्लड कैपलरी के अंदर लो है तो यहाँ से आपका मूवमेंट इसका यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के अब वापस कहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगी, यहाँ पे CO2 वहां पे। अब ब्लड कैपलरी के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है, तो अब ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज होगी, ऐसे। मींस आपके सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के ब्लड कैपलरी में और ब्लड कैपलरी से एल्वियोलाई के अंदर। बिकॉज एल्वियोलाई के अंदर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम है, ब्लड के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे आपका ये प्रोसेस ऐसे हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, कहाँ पे किस जगह पे किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। जिसकी ज्यादा कंसेंट्रेशन है उसका मूवमेंट आप हाई से लो की साइड करा दो, बस इतना प्रोसेस आपको कराना पड़ता है। अब ये वाला जो प्रोसेस है जहां पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपलरी, तो इसको हम बोलते हैं आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड जब आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड योर टिश्यूज या फिर बॉडी सेल्स, तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये चीजें क्लियर हुई बिल्कुल सबको। एंड ये आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं।
तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इंस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होता है, कैसे ये ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगा, ब्लड के अंदर होगा तो ब्लड जैसे कि आपने ब्लड में पता है हीमोग्लोबिन होता है, तो उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो क्या बना लेगा HbO2, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जब आपका हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो वो बना लेगा HbCO2, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब हीमोग्लोबिन भी हम इसको बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको वन स्लाइड में एक्सप्लेन किया है ना, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आप खुद देख रहे हो कि ये जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है किस टाइप का प्रोसेस है। यहाँ पे आपका फिजिकल एक्सचेंज भी हो रहा है गैसेस का, और यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो क्या मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फिजियो केमिकल प्रोसेस भी बोल सकती हूँ, जो कि नीट में पूछा जाता है कि आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो किस टाइप का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जिसके अंदर फिजिकल एक्सचेंज भी हो रहा है गैसेस का और केमिकल ब्रेकडाउन भी हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फिजियो केमिकल प्रोसेस। बताओ, अब समझ में आया पूरा का पूरा हम इसको फिजियो केमिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं। क्लियर यहां तक। चलो अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग कैसे कैसे होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस टाइप का प्रोसेस है वो हमने देख लिया, इट इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अब ये इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम बात करें तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। The first one is your direct respiration. And the second one is your indirect respiration. Third one is your aerobic respiration. And then anaerobic respiration. अभी चारों के अंदर अलग अलग डिफरेंस है कुछ कुछ। क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब है कि डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है आपका गैसेस और बॉडी सेल्स के बीच में। यहाँ पे जरा आप देखना, जो अभी मैंने बताया क्या यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है आपका। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ब्लड कैपिलरीज के अंदर जा रहा है, फिर ब्लड कैपिलरीज को सेल्स तक लेके जा रही है, नहीं जा रही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं हो रहा है आपका एक्सचेंज कि आपका लंग्स के कांटेक्ट में ही आपकी बॉडी सेल्स हो, तो बॉडी सेल्स के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और आपके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो आपकी बॉडी सेल से लंग्स में डिफ्यूज हो जाए। अगर ऐसा प्रोसेस पॉसिबल हो पाता तो उसको हम बोलते डायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, इज द डायरेक्ट exchange of gases between body cells and respiratory medium. अब इस टाइप का प्रोसेस की आपका जो रेस्पिरेटरी मीडियम या फिर रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डायरेक्ट बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में हो, तो वहां पे आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा सकता है, सिर्फ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिनमें डायरेक्टली स्किन के थ्रू भी हो सकता है, उनके बॉडी सरफेस के थ्रू हो सकता है, उनके अंदर ये पाया जाएगा। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, नो डायरेक्ट कांटेक्ट। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, यहाँ पे तो डिफ्यूजन के थ्रू हो गया था डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और ये जनरली आपका पाया जाता है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म।
अब नेक्स्ट आता है एरोबिक। एरोबिक में आपको पता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एरोबिक तो हर जगह पाया जाता है, जैसे कि अभी हमने इसमें बताया आपको ह्यूमंस के अंदर एरोबिक पाया जाएगा, तो वहां पे अगर प्रोसेस होगा तो ये होगा C6H12O6, ये ब्रेक डाउन होके 6CO2 प्लस आपका 6H2O प्लस ATP, ये बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ 6O2। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हम आपका फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जनरली आपका पाया जाता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ईस्ट के अंदर आपका, या फिर जो पैरासिटिक वॉर्म्स होता है उनके अंदर, या फिर इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर भी एनारोबिक पाया जाता है। कौन सी कंडीशन में, जब एक्सेस वर्कआउट आप लोग कर लेते हैं, कोई बहुत हाई, कोई स्पोर्ट्स में आप कुछ ज्यादा टाइम तक आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी मसल्स होते हैं ना, अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अब अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप तो एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उस टाइम पे एनर्जी तो चाहिएगी, एटीपी तो चाहिए आपकी सेल को किसी ना किसी कॉस्ट पे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो सेल्स है ना वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाएंगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी तो मिल जाएगी, लेकिन एक वहां पे साइड इफेक्ट हो जाता है कि आपका जो ब्रेक डाउन होके 6CO2 6H2 ना बन के वहां पे लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फील होती होगी जब भी कोई वर्कआउट करते हो या फिर स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं आपकी, लैक्टिक एसिड बन जाता है थाइस में, तो उस लैक्टिक एसिड की वजह से आप लोगों को क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो वो क्रैम्प्स इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, क्योंकि और ये आपका क्यों हुआ है, बिकॉज आपकी जो मसल्स हैं थाइस मसल्स, उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, वहां पे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होके इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ। क्लियर, लैक्टिक एसिड बनेगा, और ये एग्जाम्पल आप कहाँ पे लिखोगे, मसल्स के अंदर होता है, और इसके साथ साथ जो ममेलियन आरबीसीज होता है ना, उसके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, जिसलिए आपकी आरबीसीज भी क्या करती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। ये वाली सारी चीजें मुझे बताओ जल्दी से, सबको समझ में आए क्या। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मैंने आपको 4 टाइप के बताया, डायरेक्ट रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। डायरेक्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बॉडी सेल्स और रेस्पिरेटरी मीडियम के बीच में, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, वहां पे हमें प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने के लिए, और ये आपका हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, आपके ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो प्रॉपर अमाउंट में आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, वो आपका फर्मेंटेशन, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं, और किसके अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया, ईस्ट या फिर पैरासिटिक वॉर्म। इसके साथ साथ ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है, ह्यूमंस की स्केलेटल मसल्स के अंदर और ममेलियन आरबीसीज के अंदर, वहां पे आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो जाता है। ये वाली चीजें सबको क्लियर, एवरीवन। चलो अब इसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपके कितने टाइप के होते हैं। पहले एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, फिर हम खुद के नोट्स बनाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। वो डिपेंड किस चीज पे करता है, उनके हैबिटेट के ऊपर, कि वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं, वो एक्वेटिक है, वो टेरेस्ट्रियल है, या फिर वो किस टाइप के हैं, और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम है पूरा। इस चीज के ऊपर भी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिपेंड करेंगे। लोअर इन्वर्टिब्रेट, जनरली जितने भी आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, लाइक स्पंजीज, सिलेंट्रेट और फ्लैटफॉर्म, इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, डायरेक्टली इनके बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मैंने आपको बताया, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। सो अर्थवॉर्म यूज करते हैं अपना मोइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट के पास होता है एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स,
जिसको हम बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स जैसे कि आपके गिल्स, ये यूज किए जाते हैं बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोस्टली आर्थ्रोपोड्स के थ्रू आपके गिल्स यूज किए जाते हैं, वो भी एक्वेटिक जो वाटर के अंदर रहते हैं। एंड अगर हम मॉलस्क की बात करें उनके अंदर भी, जबकि कुछ वेस्कुलराइज बैग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लंग्स, जो कि सिर्फ टेरेस्ट्रियल के थ्रू यूज, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है उनके थ्रू यूज किया जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अमंग वर्टिब्रेट्स, अब वर्टिब्रेट्स में भी जैसे कि आपकी फिशेज होती हैं वो गिल्स का यूज करती हैं, या फिर आपका रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, हम सब लोग मैमल्स में आते हैं ना, हम सब रिस्पायर किसके थ्रू करते हैं, आपके लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। अब एम्फीबियंस क्या होता है, एम्फीबियन जैसे कि आपका फ्रॉग, वो रिस्पायर करते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू। और मैमल्स में एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो कि हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है, पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि आखिरकार इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। चलो अब इससे पहले ना मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिखवा देती हूँ, यहीं पे साइड में हम नोट डाउन कर लेते हैं सारे। देखो अगर मैं बात कर रही हूँ आपके पोरीफेरा में, और पोरीफेरा से लेके एस्के हेलमिंथीज तक, इनके अंदर आपका बॉडी सरफेस के थ्रू होगा रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाएगा। दिस वन इज फर्स्ट। अब सेकंड अगर मैं बात कर रही हूँ आपके अर्थवर्म एंड आपका फ्रॉग, अर्थवर्म और फ्रॉग के अंदर हो जाता है उनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू। ये सारी चीजें ना आप अपनी एनसीईआरटी में ही नोट डाउन कर सकते हैं साइड में, क्यूटिकल जिसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आपके जैसे कि फिशेस, और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ये देखो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, और इसके साथ आपका टेडपोल ऑफ लार्वा। अब देखो टेडपोल ऑफ फ्रॉग, जो आपका एडल्ट फ्रॉग होता है ना उसके अंदर स्किन के थ्रू होता है, लेकिन जो आपका टेडपोल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का छोटे वाला बेबी, तो वो उसके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, क्योंकि वो एक्वेटिक होता है, इसलिए उसके अंदर वो सिर्फ एक्वेटिक होता है। जब तक फ्रॉग आपका टेडपोल स्टेज में है तब तक उसके अंदर गिल्स के थ्रू होगा रेस्पिरेशन, जैसे ही वो एडल्ट हो जाएगा उसके अंदर मॉइस्ट स्किन या फिर क्यूटिकल के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका स्कॉर्पियन के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में, और एक बार स्पाइडर के बारे में भी। तो स्कॉर्पियन और स्पाइडर में आपके बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बुक लंग्स आपका इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये आपने एनिमल किंगडम चैप्टर में भी पढ़ा, इकाइनोडर्मेटा के पास होते हैं ट्यूब फीट्स। और बाकी एम्फीबिया से लेके मैमल्स तक, एम्फीबिया से लेके आपके मैमल्स तक क्या प्रेजेंट होता है, आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो इन द साइड पेज ऑफ योर एनसीईआरटी, जहां पे एनसीईआरटी में आपके ये सब लिखा हुआ है ना उसी के साइड में आप ये सब नोट करो। फिर उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारे पार्ट्स लिखवाऊंगी एंड उसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने पार्ट्स आते हैं ना, पहले मैं आपको सारे पार्ट्स लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद उनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है आपका यहाँ पे नोस्ट्रल, सेकंड आता है आपका नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद आता है इंटरनल नेरिस, देन आएगा आपका यहाँ पे फेरिंग्स, देन आएगा आपका लैरिंजियोफेरिंग्स, फिर आएगा आपका लैरिंग्स जिसको हम आपका वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं, फिर आएगा आपका वोकल कॉर्ड,
देन ट्रेकिया, देन आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, एंड द लास्ट वन लंग्स। अब इन सारे के सारे पार्ट्स को मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि ये वाले पार्ट्स आखिरकार दिखते कैसे हैं। तो देखो ये आपका पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला आपको पार्ट बताया मैंने नोस्ट्रल्स। सो दीज आर योर द नोस्ट्रल्स। इसको हम बोलते हैं अपर्चर ऑफ नोज। नोज के अपर्चर्स को ही हम बोलते हैं नोस्ट्रल। फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर की पूरी ये जो चैम्बर प्रेजेंट होता है इसी को हम बोल देते हैं आपका नेजल चैम्बर। दिस इज योर नेजल चैम्बर। एंड नेजल चैम्बर के अंदर पूरी की जो ये कैविटी प्रेजेंट होती है इस पूरी कैविटी को हम बोलते हैं नेजल कैविटी। फिर इसके अंदर ऐसे 2 होल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल नैरिस। इंटरनल नैरिस। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट होता है फेरिंग्स। ये देखो दिस इज योर फेरिंग्स जिसको हम बोल देते हैं आपका विंड पाइप, जो कि क्या है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए पूरा का पूरा आपका कॉमन पैसेज है। अब जो ये इंटरनल नैरिस वाला मैंने आपको बताया, ये इंटरनल नैरिस का इसकी जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है वो आपकी जाके ओपन होती है नेजोफैरिंग्स के अंदर। नेजोफैरिंग्स, इंटरनल नैरिस की पोस्टीरियर ओपनिंग, आप इसको लिख लो अच्छे से, पोस्टीरियर ओपनिंग ओपन इनटू या फिर लीड्स इनटू नेजोफैरिंग्स। ये क्लियर। अब फेरिंग्स के ऊपर, फेरिंग्स क्या है आपका कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। अब एक टाइम पे इसमें या तो फूड जाएगा या फिर एयर जाएगा। फिर आगे जाके आप देखोगे ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। जैसे आपका फेरिंग से आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, एक बन जाएगा आपका इसोफेगस जिसमें आपका, जिसको हम बोलते हैं आपका फूड पाइप, जिसमें से सिर्फ फूड जाएगा, और एक बन जाएगा आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम बोलेंगे आपका विंड पाइप। अब विंड पाइप जो है आपका ट्रैकिया, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, आपके विंड पाइप के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल ना चला जाए उस चीज को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल की एंट्री को ट्रैकिया के अंदर ये आपका प्रिवेंट करता है। क्लियर यहाँ तक। अब लैरिंग्स हो गया आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आया आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं, आपका वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स हम इसको बोलते हैं, और या फिर इसको एडम एप्पल भी बोलते हैं। एडम्स एप्पल, जो कि आपको पता है सबसे ज्यादा डेवलप किसके अंदर होता है, मैन के अंदर ज्यादा डेवलप होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फिर इसके बाद आया आपका क्या, ट्रैकिया। दिस इज योर, ये आ गया विंड पाइप। ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं क्या, आपकी कार्टिलेजिनस रिंग्स। ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, और वो भी इनकम्प्लीट टाइप की। अब ये इनकम्प्लीट टाइप की कार्टिलेजिनस रिंग क्या होती है, इनकम्प्लीट टाइप, जैसे कि सी शेप हम इसको बोल देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया एक साइड में आपका ट्रेकिया, उसके पीछे आपका इसोफेगस है। तो सपोज ये आपकी ट्रेकिया की वॉल और ये आपकी पीछे इसोफेगस, तो सिर्फ इसको कवर करके रखते हैं आपकी कार्ड। अब इसके डोर्सल साइड में तो क्या आ गया, इसोफेगस आ गया। तो अभी कंप्लीट रिंग थोड़ी ना बन पाएगी, क्योंकि इसके जस्ट डोर्सल साइड में अटैच है इसोफेगस, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऐसे सी शेप। ये देखो ऐसे, ये सी शेप्ड होती है कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग क्या करती है, आपकी ट्रैकिया, जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी ट्रैकिया के अंदर, उसके कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करेगी। क्या करती है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करती है क्या, आपकी कार्टिलेजिनस रिंग। अब ट्रैकिया आपके आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड कहाँ पे होता है, एट 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये आपका डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट ब्रोंकी एंड राइट ब्रोंकी में। दिस वन इज योर राइट लंग एंड दिस वन इज योर लेफ्ट लंग। अब राइट और लेफ्ट में आपका ऐसे डिवाइड हो गया। अब ये प्राइमरी ब्रोंकी आके जाके सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ऐसे ऐसे आके फर्दर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोंकी आ गया आपका,
एंड फिर इसमें सुपीरियर लो, ब्रोंकियोल्स, इंफीरियर लो, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। फिर लास्ट जो आपका आता है ना यहाँ पे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के थ्रू ही होता है आपका क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि एल्वियोलाई के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो बहुत थिन लेयर होती है, जिसके थ्रू आपका इजीली डिफ्यूजन हो जाता है। आपका जो डायफ्राम, आपका जो पूरा लंग है वो एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस कैविटी को तो हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और इसके अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा, दो लेयर, और उन प्लूरल लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है आपका प्लूरल फ्लूइड। देखो जिसकी इनर वाली लेयर अगर मैं बोलूँ आपका जो लंग्स के कांटेक्ट में, ये देखो दो लेयर्स मैंने बना दी, एक लेयर है आपकी लंग्स के कांटेक्ट में, तो इस वाली जो इनर वाली है उसको हम बोलते हैं विजरल प्लूरा, विजरल प्लूरा। एंड जो आउटर वन वाली है, आउटर वन वाली जो आपकी रिब्स के कांटेक्ट में, बिकॉज बीच में आपके लंग्स है उसके चारों तरफ एक केज बना हुआ है जिसको हम रिब केज बोलते हैं, तो जो रिब केज के कांटेक्ट में हम उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। और विजरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होती है आपकी प्लूरल कैविटी, इसी प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है आपका प्लूरल फ्लूइड जो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है इन चीजों का, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा, पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वन बाय वन करके हम पॉइंट्स लिखेंगे, प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। तब तक आपको इस लेक्चर को देखना है, जो भी डाउट होगा वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगी। क्लियर एवरीवन, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।